देश में एक दलील कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से लंबे समय से दी जाती रही है कि आतंकियों का ना कोई धर्म नहीं होता है। और देश ही क्यों, पूरी दुनिया में यह दलील बहुत आम है कि भाई साहब आतंकियों का धर्म नहीं होता। लेकिन जब नेताओं की ओर से यह दलील दी जाने लगे कि धर्म देखकर, खासकर यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर दलील दी जाए, तो इससे गिरी हुई राजनीति का उदाहरण नहीं हो सकता। यूपी में एनकाउंटर पर ओवैसी का निशाना। एनकाउंटर में भी भाईजान लाए धार्मिक रंग। मायावती ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। एनकाउंटर को दिया जातिगत आधार। कोई भी अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है और उसके गुनाहों के आधार पर ही उसका आकलन किया जाता है। लेकिन यूपी की राजनीति में सियासतदां अपराधी को भी धर्म और जाति के चश्मे से देखते हैं। तभी तो अपराधियों में भी इन्हें जाति और धर्म दिखाई दे रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यह लगता है कि यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर उनके धर्म के आधार पर किया जाता है। बलरामपुर जिले के बरगदही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी पर एक साथ कई हमले कर दिए। ओवैसी ने यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि यूपी में ठोक दो पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। ओवैसी ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ठोक दो पॉलिसी के तहत हुए एनकाउंटर में 37% मुसलमान मारे गए। बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? अपराधी को धार्मिक रंग केवल ओवैसी ही नहीं दे रहे, बल्कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। मायावती ने कहा कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर में ज्यादातर व्यक्तिगत द्वेष की बात सामने आई है। खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से कि इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफी परेशान करके रख दिया है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी की बातें देश को तोड़ने वाली हैं। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कहते हैं। और अब बात बटला हाउस एनकाउंटर की, बात साल 2008 की है। देश का एक राजनीतिक धड़ा बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहा रहा था और इस बात का खुलासा साल 2012 की एक चुनावी सभा में हुआ था, जब कांग्रेस के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ की चुनावी रैली में कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। तो आज मैं इन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि एनकाउंटर में पकड़े गए आतंकी आरिस को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। आतंकी आरिस खान को फांसी, 12 साल बाद आया फैसला। शहीद मोहन चंद्र को मिला इंसाफ। कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। बटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आतंकी आरिस खान पर भी फैसला देर से आया मगर दुरुस्त आया।
आतंकी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। आज 12 साल बाद बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को इंसाफ मिला। दरअसल आरिज इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी और दिल्ली के बटला हाउस में पुलिस के साथ जो एनकाउंटर हुआ था उसका दोषी भी। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, इसलिए आतंकी को फांसी की सजा दी गई। और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तर्क को स्वीकारा और इस नतीजे पहुंचे, कोर्ट पहुंची कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, जिसमें पनिशमेंट फांसी की सजा हो सकती है। और कोर्ट ने फाइनली इसमें फांसी की सजा अवार्ड की कन्विक्ट को। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान मौके पर था और फरार हो गया था। अदालत ने कहा था कि उसने भागने से पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत से आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। आरिज खान को, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी था, 2018 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 2008 का ये मामला, और आज आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस इस पूरे मामले को माना गया है। और कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया कि इतने मासूम लोगों की जान गई और वर्दी में जिस तरीके से तमाम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस दौरान इन आतंकवादियों ने मुस्तैदी के साथ में उन पे हमला किया था। ये सब कुछ सबूतों और गवाहों के आधार पर साबित हुआ है। बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर कोर्ट के फैसले के बाद करारा प्रहार किया है। काउंटर मामले में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस ने जो बहादुर कार्रवाई की, आज उसका नतीजा आया और सजाए मौत मिली है। देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। और आज हमने पूछा था एक सवाल हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए कि क्या आतंकी संगठन एसएफजे किसानों के नाम पर संयुक्त राष्ट्र तक में साजिश कर रहा है। आपने अपनी राय वीडियो बनाकर हमें भेजिए। तो आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस कौन से हैं। ये बहुत बेतुकी सी बात है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक आतंकी संगठन चंदा दे रहा है ताकि वो हिंदुस्तान में चल रहे किसान आंदोलन का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसी अफवाहें फैलाकर सिर्फ किसान आंदोलन की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसानों का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए और इसका किसी आतंकी संगठन से कुछ लेना देना नहीं है। और साथ ही इस मुद्दे पर हमने कुछ और लोगों की राय भी जानी। ये जो सिख फॉर जस्टिस आतंकवादी संगठन है जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, इन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट में जो यूनाइटेड नेशन में चंदा देकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, उसकी एक तो अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है। मेरी नज़रों के हिसाब से ये गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। और यूनाइटेड नेशन को भी ऐसी ताकतों का साथ नहीं देना चाहिए, उनको इनसे चंदा लेकर किसी भी गलत बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।